हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? हमने जैसे कि पहले पिछली वीडियो में पढ़ा था नेटवर्किंग कि नेटवर्किंग क्या होती है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? पहले हमने पढ़ा था नेटवर्किंग क्या होती है। नेटवर्किंग सो आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग क्या है? टॉपिक साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। चलो गाइस फिर शुरू करते हैं हम। लेट्स गो थ्रू द टॉपिक। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है? आपको डायग्राम से समझाता हूँ। साइबर सिक्योरिटी दरअसल प्रोटेक्ट डिजिटल एसेट्स है। प्रोटेक्ट डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। एंड कौन कौन से हैं वो? पहला डेटा सिस्टम एंड थर्ड वन इज नेटवर्क्स। ठीक है। तो किस चीज़ से करते हैं इन चीज़ों को? बेसिकली वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है एक एथिकल हैकर को? वो है साइबर थ्रेट्स। है ना सर? तो ये डायग्राम है इसका साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का डायग्राम है। इससे आप इजीली समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग का क्या रिलेशनशिप है और साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डिजिटल एसेट्स, और डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? उसके अंदर डेटा, सिस्टम्स और नेटवर्क आता है। ठीक है। कोई भी अटैकर नेटवर्क की वल्नरेबिलिटीज़ निकाल कर सिस्टम पर अटैक कर या डेटा को चोरी कर साइबर थ्रेट्स करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, जिससे कि डेटा भी चोरी हो जाता है, सिस्टम कई बार डाउन हो जाता है। ठीक है। और कई बार नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं। सो हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। लेट्स मूव ऑन। चलो अब इसको मिटा देते हैं। देख लिया ना आपने? मैं 10 तक गिनूँगा, इसको मिटा दूँगा। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। अब हम इसको मिटा देंगे। दिस इज बेसिकली a डायग्राम। ठीक है, अब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो आप इसको नोट डाउन करोगे मेरे साथ, ठीक है। फिर मैं आपको डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा कि डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन ये है, साइबर सिक्योरिटी इज द साइबर सिक्योरिटी is the practice of protecting digital systems networks applications functions devices and data from unauthorized access misuse attacks मिसयूज़ करना, अटैक्स करना, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन अब हम डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अपनी डिजिटल दुनिया को सिक्योर रखना। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हमारे पास डेटा, अकाउंट्स, डिवाइसेस और नेटवर्क्स होते हैं, है ना। तो इन सब पर डिफरेंट टाइप्स के थ्रेट्स आ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का काम उन थ्रेट्स को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना और इंसिडेंट होने से पर रिस्पॉन्ड करना होता है, ठीक है। क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का काम उन थ्रेट्स को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना एंड इंसिडेंट होने पर रिस्पॉन्ड करना। मैं जब ग्रेजुएशन के 8वें सेमेस्टर में था ना, लास्ट सेमेस्टर में, तब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS। मुझे उसमें O ग्रेड मिला था लास्ट सेम में। तो वो सिस्टम क्या करता था, मैंने लैपटॉप के अंदर बनाया हुआ है। फिर किसी दिन मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा कि बेसिकली इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है। मैंने एक VMware लिया, ठीक है, और विंडोज़, ठीक है। VM की काली मशीन से, काली लिनक्स से, VMware की काली लिनक्स से अटैक किया विंडो पे उसने पोर्ट्स स्कैन किए और फिर बज़र बजाया। इसका मतलब कि कोई अटैकर मुझे अटैक कर रहा है। मैंने अपने ही कंप्यूटर से शो किया था, तो टीचर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। सो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट एंड प्रैक्टिकल यूज़ के किस तरह हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। तो आप लोगों ने डेफिनेशन लिख ली जो मैंने अभी बताई आप लोगों को। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस
of Act protecting digital systems, networking, applications, devices and data from unauthorized access, misuse, attacks, damage and destruction. आप इसको नोट कर लें, मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल से बता दी थी, ठीक है। डिजिटल दुनिया को साइबर सिक्योरिटी का मतलब है डिजिटल दुनिया को सिक्योर रखना, ठीक है। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास डेटा, अकाउंट्स और डिवाइसेस और नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। इन सब पर डिफरेंट टाइप्स के थ्रेट आ सकते हैं। इस तरह के थ्रेट स्पैम थ्रेट, फिशिंग थ्रेट्स, फिशिंग लिंक भेज के। सपोज़ करो हम तो अभी जेंजी हैं, लेकिन जो हमारे जैसे दादा नाना वगैरह हो गए, इनको नहीं पता होता इतना। इनको क्या करेगा वो हैकर क्या करेगा, इनको बेवकूफ़ बना सकता है वो कि आप यहाँ पे क्लिक करो, आपका लकी ड्रॉ है, ऐसे करके उनको तो वो जल्दी झांसे पे आ जाते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करने से शायद इतने पैसे मुझे मिलेंगे, और यहाँ पे वो हैकर सक्सेसफुल हो जाता है, और जैसे वो क्लिक करते हैं उनका अकाउंट बैलेंस खाली। तो आप समझ सकते हैं कितने ख़तरनाक होते हैं हैकर्स। तो उन्हीं को पकड़ने के लिए एक एथिकल हैकर की ज़रूरत होती है, एथिकल हैकर की, अच्छे हैकरों की ज़रूरत होती है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साइबर सिक्योरिटी की, कि एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। एग्जांपल ईमेल अकाउंट है आपका, ठीक है। पासवर्ड प्लस MFA एंड सिक्योरिटी। ईमेल अकाउंट है, उसमें आपने पासवर्ड डाल रखा है फॉर द रीज़न ऑफ सिक्योरिटी के लिए। अगर आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपका ईमेल अकाउंट हैक हो जाएगा, और जब ईमेल अकाउंट हैक होगा तो जैसे आपने उसमें इंस्टाग्राम डाला तो इंस्टा की आईडी, अगर आपका ईमेल किसी ने हैक कर लिया या किसी को पता है और उसको बंदा मिसयूज़ कर रहा है, तो आपकी इंस्टा की आईडी और ईमेल से बहुत कुछ निकल जाता है। व्हाट्सएप में चलो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन होगी, 2FA होगा तो फिर नहीं होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन इंस्टा की आईडी, ठीक है, जो बहुत इजी है, जिन पे ब्रूट फोर्स लगा के कई बार ईमेल आईडी याद उनको पता होती है, तो वो जो आपका पासवर्ड होता है वो ब्रूट फोर्स से, ठीक है, निकल जाता है ईज़िली। अगर उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं निकालने वाले, हाँ मिलते भी हैं बाज़ार में, मतलब बाज़ार नहीं कह रहा, अमेज़ोन पे मिलते हैं, तो होते भी महंगे हैं, 30-35 हज़ार 40 हज़ार के। अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो तो एक खरीद के आराम से उसने जिसको नुकसान पहुंचाना होगा पहुंचा सकता है। हाँ मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ लड़के ऐसे थे, यस ऑफ कोर्स थे। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्सेस साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम इसे, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वो होती है प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट इन्फो। और कौन कौन सी होती हैं, वो 3 तरह की होती हैं। पहला आएगी डिजिटल, दूसरा आएगी फिजिकल इन्फो,
ह्यूमन इन्फो। डिजिटल के अंदर आती है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन फिजिकल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ह्यूमन इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, तो इन सब को बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या होती है। नोट कर लिया आपने? देख लो, डायग्राम देख लो अच्छी तरह से, फिर मैं रख दूँगा इसको। ये काफ़ी प्रोफेशनल होना चाहिए इसमें। वैसे मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे आर्टिस्ट मतलब ईज़िली मैं ड्राइंग बना लेता हूँ। अब चलो हम डेफिनेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की? इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर, डिस्कशन से डिस्क्राइब। इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, मॉडिफिकेशन, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह होने से, एंड डिस्ट्रक्शन से प्रोटेक्ट करना। Unauthorized access, modification, disclosure, destruction, and give all them protection. So that is the definition. Digital safety network application devices or digital cyber threats protected. अब हम पढ़ेंगे CIA ट्रेड। नाम से तो बहुत खतरनाक लग रहा है ना। CIA वाले, FBI वाले, CBI वाले, और कौन से वाले होते हैं? CID वाले, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अच्छा, तो CIA ट्रेड क्या होता है? बोर्ड्स डायग्राम से समझो। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयरिटी, इंटीग्रिटी।
35%. Availability. बेसिकली ये डायग्राम होता है इनका। अब हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ CIA ट्रेड। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसको हम करेंगे अब रिमूव, यानी रब करेंगे। 1 2 इधर आ गया 3। अब आया ऊपर के नीचे। जो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, वो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस है। ठीक है कि हु कैंसल अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को मिले। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को पासवर्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल कंपनी का डाटा मिल जाए तो कॉन्फिडेंशियलिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी एक तरीके का ट्रस्ट भी है इस तरह से। तो तुम लोगों को समझ आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ऑथराइज यूज़र तक जाए। सपोज करो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाता है, सिर्फ वही उस पोर्टल पे अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा तब वो खोल पाएगा। अगर कोई दूसरा बंदा हैकर आए, ठीक है, वो उसको एक्सेस करे तो वो उसको एक्सेस ना कर पाए बिना उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूज़र और पासवर्ड के बगैर। मगर लेकिन कई बार ये भी हैक हो जाता है अगर कोई अपर लेवल का हैकर कर रहा है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ये काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऑथराइज यूज़र को ही मिले। जब वो इसको करने के लिए आएगा हैक, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ सपोज करो उसमें बायोमेट्रिक लगी हुई है तो बायोमेट्रिक के चक्कर कुछ हो रहा है। अगर उसने पासवर्ड जितने डाल भी दिया तो बायोमेट्रिक की वजह से जो उसने थंब वहाँ पे अपना प्रेस किया होगा तो वहाँ पे बायोमेट्रिक काम आएगी। जो कि ये हैकर के पास फिंगरप्रिंट नहीं होंगे दूर बैठे हुए किसी जगह पे। तो ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। और हम अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ उसका। हम बोलेंगे प्राइवेट फाइल, एक्सेस कंट्रोल, ऑथराइज्ड यूजर। मतलब जो तुम्हारी प्राइवेट फाइल है कंपनी वगैरह की, उस पर सिर्फ उसका ही एक्सेस होगा जो बंदा ऑथराइज्ड है, जो कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, सिर्फ उसी के पास होगा। कोई तीसरा बंदा आके उस फाइल करप्ट नहीं कर सकता। सो दिस इज़ कॉल्ड CIA ट्रेड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है,
अब नेक्स्ट तो उसके जो कंट्रोल होते हैं हमने एग्जांपल से समझ लिया। हम कंट्रोल की तरफ आते हैं। कंट्रोल्स में क्या क्या आता है? कंट्रोल्स हम किस तरह अपने तक रख सकते हैं। जो बंदा सपोज करो किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो अपने तक कैसे वो कंपनी वाले उसको इतना कंट्रोल देते हैं कि वो कोई दूसरा बाहरी बंदा ना आके इसको एक्सेस कर ले। तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक्स वगैरह, ऑथराइजेशन, जो पासवर्ड और यूजर नेम होता है, इंक्रिप्शन, डेटा जब वेरीफाइड होता है तब उसी के पास जाता है और फिर उसके पास एक्सेस कंट्रोल जाएगा। तो इस तरह से ही कंट्रोल किसी फाइल का मिल सकता है। देख लिया आपने? चलो इसे रब करते हैं। अब इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रिटी 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 हमने सी का पढ़ लिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, और हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है data remains accurate and unchanged. Is data correct? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन पता क्या होगी? इंटीग्रिटी का मतलब है डेटा का एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी रहेगा। तो बेसिकली ये मतलब है। अब हम एक इसकी डेफिनेशन से समझेंगे इंटीग्रिटी बेसिकली है क्या। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोटेक्शन ऑफ info from unauthorized modification or alteration। क्वेश्चन ये आता है, इज द डेटा करेक्ट? ये पूछता है एक इंटीग्रिटी का जो है, क्या ये डेटा करेक्ट है? प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन को कहते हैं। अब मैं तुम्हें इसका पूरे का मतलब बताता हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो हिंदी में तुम्हें बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है।
इंटीग्रिटी जो होती है ना, इंश्योर करती है कि डाटा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्थी रहे। अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने डेटाबेस में इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर दी तो डाटा की इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। ठीक है, अगर बंदा हैकर है तो उसने इंटीग्रिटी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो डाटा की इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ हो गई। मतलब डाटा की इंटीग्रिटी नहीं रही, प्रोटेक्शन करती है ना इंटीग्रिटी फ्रॉम अनऑथराइज मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम्हें। फॉर एग्जांपल, जो लड़का था यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, उसने क्या किया, उसको गुस्सा आया, वो गया यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे या कॉलेज के पोर्टल पे, ओरिजिनल डेटा था जो क्या था, वो मार्क्स जो थे उसके एग्ज़ाम में 75 आए थे आउट ऑफ 100। ठीक है, अब उस बंदे ने क्या किया, उसको चढ़ा गुस्सा, उसने अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशन की। इसे कहते हैं इंटीग्रिटी, कि उस चीज़ से बचाना। जो मार्क्स थे उसने 75 से 95 कर दिए। दैट्स इज़ अ बिग प्रॉब्लम। इतना ज़्यादा गैप आएगा तो भाई जीपी तो ज़्यादा हो ही जाएगी। तो ये बंदा था, वो अलग ही लेवल का बंदा था। ठीक है, अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन की थी उसने। तो अब कंट्रोल्स हम पूछते हैं, इसके बताता हूँ मैं तुम्हें कुछ कैसे होता है, कैसे जो बंदा है वो कंट्रोल कर सकता है इसे। हैशिंग सुना होगा तुमने, हैशिंग ये कहते हैं इसे, हैश। डिजिटल सिग्नेचर्स जो होते हैं, इससे वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहती है, कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, उस पर मॉडिफिकेशन नहीं होता। अगर नंबर पे डिजिटल सिग्नेचर हो, उसको मॉडिफाई भी कर दे लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर डिजिटल सिग्नेचर हैं। इससे डेटा प्रोटेक्टेड रहता है, फाइल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं, नंबर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं, ऑडिट लॉग्स। ठीक है, इन 4 चीज़ों से कंट्रोल एक्सेस अपने पास रहेगा, उस चोर के पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही था। अब हम करेंगे अवेलेबिलिटी। जो तीसरा मैंने बताया ना तुम्हें, CI के बारे में पढ़ लिया, अब A के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी क्या होती है? अवेलेबल होने का मतलब क्या है, कहीं तुम हाजिर हो। ठीक है, लेकिन इसमें अवेलेबिलिटी का मतलब है सिस्टम पर जब ऑथराइज यूज़र को जब को चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, यूज़र को चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। अगर सर्वर डाउन है तो यूज़र सर्विस एक्सेस नहीं कर पाया, तो अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट होगी इसकी। समझ आई कि नहीं आई? मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर से। अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे ना, सॉरी, अवेलेबिलिटी डेफिनेशन देखो, अवेलेबिलिटी की क्या होती है। इंश्योरिंग दैट ऑथराइज्ड users can access systems and data when required. Ensuring that authorized users can access systems and data when required. जब ज़रूरत हो तब, उसे कहते हैं अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ क्या होता है अवेलेबिलिटी। इसको नोट कर लो। Ensuring that authorized users can access systems and data
ज़रूरी होता है तो उसे अवेलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीसरा पॉइंट अवेलेबिलिटी कहते हैं। अवेलेबिलिटी CIA का थर्ड पॉइंट है ये ए। चलो इसको अब मैं रिमूव कर रहा हूँ। 1 2 3 5 6 7 8 9 एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है ऑनलाइन एग्ज़ाम। सर्वर डाउन हो गया, नहीं एक्सेस मिला। तुमने देखा होगा जब सर्वर डाउन होता है तो 404 का एरर आता है ना। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रिज़ल्ट कहते हैं कि इस तारीख को आ गया। कुछ बच्चे अक्लमंद होते हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो सारे फिर एक ही टाइम पे, सपोज करो अक्लमंद बच्चों ने देख लिया जब रिज़ल्ट आया 7 बजे, 7 से 8 में देख लिया। अब पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चे 8 से 1 बजे के बीच में पागलों की तरह पोर्टल को बार बार लॉगिन कर रहे हैं। तो क्या होगा? सर्वर डाउन हो जाएगा और फिर यूज़र्स को एक्सेस नहीं मिलेगी, 404 का एरर आएगा और फिर इन सबको वेट करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट के लिए। तो ये होती है बेवकूफ़ी। अवेलेबिलिटी तो जब ज़रूरत हो अवेलेबिलिटी इशू हो जाएगी फिर। तो तभी जब ज़रूरत हो, ज़रूरत नहीं है वो कुछ ज़्यादा अक्लमंद होंगे, वो करेंगे ही नहीं, उनको पता सर्वर डाउन हो गया, क्या ज़रूरत है, हम बाद में देखेंगे रिज़ल्ट। दैट्स ईजी। तो ये थी 3 CIA ट्रेड की, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अब हम इसको रब कर लेंगे। वैसे सी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी है ना। तो क्या हुआ? सीक्रेट है ना। तो तुम लोगों को जल्दी याद रहेगा, तुम्हें स्टार्ट आ गया। इस चीज़ को ऐसे याद रख लो ना, इंटीग्रिटी। अगर तुम लोगों को याद नहीं होता ऐसे याद करेक्ट करने को भी कहते हैं। ए का मतलब अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबल। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा पासवर्ड लीक हो गया तो CIA कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा? CIA का कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा? इन तीनों में से कौन सा कॉम्प्रोमाइज़ होगा? तुम्हारा अगर पासवर्ड लीक हो गया तो किस में होगा? सीक्रेट में ही होगा ना बेवकूफ़ो। यही है, अगर तुम्हारा पासवर्ड लीक हो गया तो कॉन्फिडेंशियलिटी में आ जाएगा। अगर डेटाबेस का डाटा अनऑथराइज पर्सन चेंज कर दे। अगर बताओ अगर डेटाबेस का जो डेटा है वो अनऑथराइज पर्सन चेंज कर दे, फिर क्या होगा? फिर इंटीग्रिटी आ जाएगी तुम्हारी, है ना। और तीसरा ये है कि अगर सर्वर यूजर्स के लिए अनअवेलेबल हो जाए, जो कि अनअवेलेबल हो गया सर, तो वो एक्सेसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो उसे अवेलेबिलिटी कहेंगे। तो ये तीनों मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी पूछ लिए सर।
तो अगला नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसेट थ्रेट और वल्नरेबिलिटी क्या होती है। एसेट थ्रेट रिस्क। रिस्क क्या होता है? के डायग्राम बना के देखो। पहले आता एसेट, फिर आता थ्रेट, नहीं फिर आता वल्नरेबिलिटी। फिर आता थ्रेट, फिर आता अटैक, फिर आता अटैक के बाद इम्पैक्ट पड़ता उस पर। जब इम्पैक्ट पड़ जाएगा तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये होता है इसका डायग्राम। इतना मोटा पेन है, सीधा लिखा ही नहीं जाएगा, हाथ ठीक है इनका। एसेट, वल्नरेबिलिटी, फिर थ्रेट, फिर अटैक जब होता है तब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, फिर रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह होता है। पहले एसेट से उसने वल्नरेबिलिटी फाइंड की, इवेंट से उसने थ्रेट ढूंढे, थ्रेट से अटैक किया, उसके बाद इम्पैक्ट पड़ गया कंपनी को और अब रिस्क होगा। तो हम एसेट के बारे में पढ़ते हैं। एसेट क्या होता है? व्हाट इज एसेट? एसेट की डेफिनेशन होती है एन एसेट इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, एन एसेट इज एनीथिंग रबड़ कहाँ गई? वेयर इज रबड़? हम जब छोटे होते थे हम बोलते थे रबड़, है ना? अब हम बोलते हैं रबर या रब, वे माय रबा, थोड़ा और अच्छी भाषा में। तो एसेट की डेफिनेशन होती है, एसेट इज एनीथिंग of value that needs protection from security threats। तो ये होता है एसेट का मतलब। अब हम इसका फ्लो डायग्राम से भी समझेंगे कि एसेट क्या होता है बेसिकली। तो आप इसको नोट डाउन कर लो।
मैं फिर इसको मिटा दूँगा। एन एसेट इज़ एनीथिंग, कुछ भी ऑफ वैल्यू दैट नीड्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन चाहिए होता है फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो सिक्योरिटी वाले जो थ्रेट्स आते हैं, अटैक होते हैं, उनसे बचाने के लिए एसेट का यूज़ करते हैं। नोट कर लिया आपने? अब इसका फ्लो डायग्राम बना के बताता हूँ क्या होता है। ये भी मिटा देता हूँ, अच्छे से लकीर खींच लूँगा। एसेट बेसिकली होता है डेटा, डिवाइसेस में आ गई एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन के थ्रू अकाउंट पे पहुंचा, अकाउंट से नेटवर्क पे फिर गया। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले जो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रोटेक्ट क्या करना है। जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो एसेट हो सकता है, ठीक है। जो वैल्यूएबल नहीं है वो एसेट नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई करना तो प्रोटेक्ट क्या करना है भाई, क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हो तुम, ये होता है साइबर सिक्योरिटी में। प्रोटेक्ट क्या करना है तुम्हें, तो जब आइडेंटिफाई करना होता है तो जो वैल्यूएबल रिसोर्स है वो एसेट हो सकता है। जो बहुत वैल्यूएबल है उसे ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या करते हैं। तो यही है इसका मतलब। अब हम पढ़ेंगे वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी कितना वल्गर वर्ड है, वल्नरेबिलिटी, एबिलिटी, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे। A vulnerability is a weakness or security is a weakness, security flaw in a system. Application configuration or process that may be exploited. वल्नरेबिलिटी इज़ द वीकनेस और सिक्योरिटी फ्लो इन अ सिस्टम के अंदर जो वीकनेस होती है एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेस दैट में बी एक्सप्लॉइटेड, जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, अब हम बेसिकली वल्नरेबिलिटी को वीकनेस ही कहते हैं। और ये क्यों होती है उसके बाद मैं बताता हूँ तुमको, बारे में बताता हूँ क्या होती है, क्यों होती है वल्नरेबिलिटी, वीकनेस होती क्यों है। क्योंकि तुम्हारी इंस्टा की आईडी या कोई भी सिस्टम जो एप्लीकेशन तुम यूज़ कर रहे हो उसमें वीक पासवर्ड होते हैं, वीक पासवर्ड्स। सपोज़ करो किसी का नाम इमरान है, उसने वीक पासवर्ड यूज़ किया इमरान 123, इमरान आईडी बनाई उसने इंस्टाग्राम की। रुको रब करके बताता हूँ अच्छी तरह से। देखो इंस्टाग्राम है ना, ये तुम्हारा ये खुल गया इंस्टाग्राम, ठीक है,
इसमें यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डालते हो ना, यूज़र नेम डाला उसने इमरान, ठीक है, इमरान खान 786 लिखा, और इसने भी यहाँ पे इमरान खान 786 लिख दिया। अब बंदा जल्दी इसको आराम से फाइंड आउट कर लेगा। अगर इसकी आईडी ये है तो ब्रूट फोर्स निकाल के ये भी आराम से निकल जाएगी, क्योंकि ये भी तो बिल्कुल ही लगभग सेम है, ठीक है, सिर्फ एक इस चीज़ का फ़र्क है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने चाहिए जब भी तुम कोई अपना अकाउंट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगले को खोलने में टाइम नहीं लगेगा। बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो इस तरह के पासवर्ड रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, जैसे कि इमरान $, ठीक है, #0178KH, ऐसे करके उसने रखा। तो इसको फाइंड करना वेरी टिपिकल। वो यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक नहीं कर सकता। हैश के बाद डिक्रिप्टेड हो जाएगा सारा, समझ रहे हो? तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑलवेज गिव यू स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे रिस्क के चांसेस कम है। वीकनेस है जो ये खुद, जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, ये खुद एक वीकनेस है, ये खुद अटैक नहीं है। लेकिन अगर अटैकर को ये वीकनेस मिल जाती है, वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, तो इसका मिसयूज़ करता है, तो सिक्योरिटी इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने तुम्हें समझा दिया एग्जांपल से। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, मिसकॉन्फ़िगरेशन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की वजह से होता है। अब थ्रेट क्या होती है भाई? थ्रेट क्या होती है ये पढ़ लिया, एसेट वल्नरेबिलिटी, थ्रेट के बारे में। Threat is a potential cause of security. Is a potential cause of security incident that can negatively affect an asset. मुझे फिर कॉल आ रहा है, क्या यार, कंपनी का। इंटरव्यू देंगे आज ऑफिस सेंटर। थ्रेट क्या होता है? पोटेंशियल डेंजर होता है। थ्रेट इज़ ए पोटेंशियल काउज ऑफ सिक्योरिटी इन इंसिडेंट, इसी था, सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट कैन नेगेटिवली इफेक्ट एन एसेट, जो हमेशा एसेट पे नेगेटिवली इफेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं थ्रेट। थ्रेट पोटेंशियल डेंजर होता है, जो कि अटैकर, मालवेयर, फिशिंग, इनसाइडर जो अंदर का है वो थ्रेट का यूज़ करते हैं। हिंदी में बताऊँ तो थ्रेट का मतलब होता है पोटेंशियल डेंजर। जैसे कोई अटैकर आपके सिस्टम को टारगेट कर सकता है, ये एक थ्रेट है, मतलब धमकी भी दे सकता है कि मुझे इतने पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे इस डाटा को लीक कर दूंगा, तुम्हारी प्राइवेसी, ये प्राइवेट वीडियो लीक कर दूंगा। दैट इज़ कॉल्ड थ्रेट, धमकी को कहते हैं, ठीक है। टारगेट कर सकता है, पोटेंशियल डेंजर, तुम्हारी किसी वल्नरेबिलिटी, तुम्हारी कमज़ोरी, तुम्हारी वीकनेस को फाइंड करके थ्रेट कर सकता है तुम्हें, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप हो गया तुम्हारा थ्रेट। मैंने तुम्हें थ्रेट पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अटैक। अटैक क्या होता है? जो एक हैकर अटैक करता है ना, हमसे, वो होता क्या है?
टाइम मिलेगा तो लिनक्स की कमांड भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, बट अभी अटैक के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिस्क पढ़ेंगे, फिर ये क्लोजर टॉपिक हो जाएगा ना। अटैक की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। अटैक क्या है? अटैक इज एन अटेम्प्ट to exploit a vulnerability to achieve unauthorized outcome. An attack is an attempt to exploit a vulnerability, ठीक है, weakness to achieve an unauthorized और हार्मफुल आउटकम निकालने के लिए अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी अटैक होता है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब थ्रेट एक्टर किसी एग्जिस्टिंग वीकनेस को यूज़ करता है। थ्रेट वाला एक्टर है, हैकर है, वो किसी एग्जिस्टिंग वीकनेस को यूज़ करता है तो एक्चुअली अटेम्प्ट करता है वो, तो हम उस अटैक के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक का लास्ट पॉइंट, जिसे रिस्क कहते हैं। पहले हम इसको रब कर देंगे। रिस्क क्या होता है? तुमने सुना होगा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। रिस्क को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो किसी अनवांटेड इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी और होने पर उसका डैमेज कितना सीरियस होना, दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके रिस्क एक्सेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल, रिस्क क्या होता है? वीक पासवर्ड की वजह से रिस्क ज़्यादा बढ़ सकता है पासवर्ड की वजह से, और हाई लाइक्लीहुड की वजह से एक जैसा पासवर्ड होगा, प्लस हाई इम्पैक्ट, उसके बाद हाई रिस्क भी होगा। ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, चलो, रिस्क भी पढ़ा दिया, वनरेबिलिटी भी पढ़ा दी, वही टॉपिक हो गया ख़त्म। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हैकर्स। एथिकल हैकिंग में अब साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में अब आपका जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हैकर्स, कितने प्रकार के होते हैं। इसको मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ओपन से। टाइप्स ऑफ हैकर्स, कुछ पैदाइशी हैकर होते हैं और कुछ बाद में बनते हैं मेरे जैसे। तो बेसिकली हैकर्स होते क्या हैं? हैकर्स कितने तरह के होते हैं? ठीक है, टॉपिक है ये अपना, टाइप्स ऑफ हैकर्स। हैकर्स होते हैं 3 तरह के। पहला वाइट हैट, फिर होता है रेड हैट, नहीं, फिर होता है ब्लैक हैट, तो रब करना पड़ेगा। वाइट हैट,
ब्लैक हैट, ब्लैक हैट हैकर। फिर आता तुम्हारा लास्ट में जो बहुत ख़तरनाक तरीके के होते हैं, बहुत ही, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ग्रे हैट। वाइट हैट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीनों हैकर होते क्या हैं। जो हमारा वाइट हैट हैकर होता है, ऑथराइज एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी टेस्टिंग करता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वीकनेस आइडेंटिफाई करना और ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने में हेल्प करना होता है। ठीक है, तो ये होता है वाइट हैट हैकर। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे। आप इसको नोट डाउन देख लिया ना आपने, ये तीनों हैकर के बारे में। अब हम इसको मिटा देंगे। ऐसे तीन तरह के हैकर होते हैं, वाइट हैट, ठीक है, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। अब जो वाइट हैट हैकर है उसका मैं फ्लो चार्ट तुम्हें बना के दिखाता हूँ। फ्लो चार्ट से तुम समझ पाओगे। जो वाइट हैट हैकर होता है ना, जो वाइट हैट हैकर होता है वो है ऑथराइज, सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करेगा, और क्या रहेगा, रिपोर्ट देगा, फिर रिमेडिएशन करेगा। तो बेसिकली ये है इसका फ्लो चार्ट। ओहो, ये कहाँ से आ गया, मिटाई देते हैं, रिपोर्ट तक भी ठीक है। तो मैंने बता दिया तुम्हें कि वाइट हैट हैकर क्या होता है। एक अच्छा हैकर होता है वाइट हैट हैकर। और अब ब्लैक की बारी। ब्लैक हैट हैकर क्या होता है। ब्लैक हैट हैकर होता है अनऑथराइज्ड, मलिशियस एक्टिविटी करता है, जो एक्टिविटी करता है, ये है ब्लैक हैट हैकर। ये है कंपनी का डेटा। ब्लैक हैट हैकर यहाँ लगी है फायरवॉल, नहीं जा सकता, कंपनी के अंदर गया, उसके एसेट्स वल्नरेबिलिटी निकाली, वीकनेस निकाली, फिर बाहर आया, फिर अटैक किया, फायरवॉल ने एक्सेस दे दिया, डेटा निकाल के अपने पास लाया। उसके बाद जो उसने किया वो ख़तरनाक था, कंपनी को गिरा दिया, तो फिर कंपनी नहीं रही, समझे। ये है ब्लैक हैटर की ख़तरनाक बातें। अब आते हैं हमारे ग्रे हैट। ग्रे हैट की बारी। ग्रेड हैट हैकर जो होता है, ऑथराइज में भी एब्सेंट, में भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट आउटसाइड नॉर्मल ऑथराइज टेस्टिंग। तो ये हैकर
जो होता है ग्रे हैट टर्म उन सिचुएशन के लिए होती है जो ट्रेडिशनल वाइट हैट ऑथराइज्ड मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं होती, इसलिए ऑथराइजेशन का इशू यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये किसी से परमिशन नहीं लेते, लेकिन ये होते अच्छे ही हैं, ये अनऑथराइज्ड हैकिंग नहीं करते, बट ये परमिशन के बगैर करते हैं सब कुछ, दायरे में रहकर। ये है चक्कर। तो तीनों हैकर के बारे में पढ़ लिया, अब हम एथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या है? तो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वह है बेसिकली एथिकल हैकिंग। क्या है एथिकल हैकिंग? तो इसमें क्या होता है, फ्लो डायग्राम से समझते हैं, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। फ्लो चार्ट इसका कैसे बनेगा? पहले एथिकल हैकिंग, ठीक है, रहेगा तुम्हारा ऑथराइज्ड टेस्टिंग, फिर फाइंड वीकनेस, फिर रिपोर्ट, रहेगा इम्प्रूव की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ऑथराइज्ड टेस्टिंग, वीकनेस, फाइंड वीकनेस किया, फिर रिपोर्ट किया, फिर इम्प्रूव सिक्योरिटी किया। तो ये ही एथिकल हैकिंग है। अब हम इसका डेफिनेशन से समझेंगे क्या है एथिकल हैकिंग। तो चार्ट से तो हमने समझ लिया, अब हम डेफिनेशन समझेंगे। डेफिनेशन, ethical hacking is the authorized process. Ethical hacking is the authorized process of identifying and accessing security weakness in systems, networks or applications to improve their security. तो बेसिकली डेफिनेशन क्या कहती है, एथिकल हैकिंग में हैकर अटैकर की तरह वीकनेस को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एथिकल हैकर के पास ऑथराइजेशन होती है और टेस्टिंग डिफाइंड स्कोप के अंदर होती है, बाउंड्रीज के अंदर होती है। मतलब फाइनल ऑब्जेक्टिव सिस्टम को डैमेज करना नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करना होता है। ठीक है, क्या होता है? हेल्प करना होता है। एथिकल हैकिंग में हैकर अटैकर की तरह ही वीकनेस को अंडरस्टैंड करता है, एक हैकर की तरह ही, बट डिफरेंस ये होता है कि ऑथराइजेशन उसके पास होती है, जो कि लीगल ऑथराइजेशन होती है और टेस्टिंग डिफाइंड स्कोप के अंदर होती है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करना नहीं होता, बल्कि सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए
वीकनेस को चेक करना होता है कि इसमें क्या वीकनेस है, तो क्या सिक्योरिटी लगेगी, कैसे करेंगे तो अगला अटैकर अटैक नहीं कर पाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एथिकल हैकिंग। ये डेफिनेशन नोट कर लो आप, उसके बाद मैं इसको रब कर दूँगा 10 सेकेंड में। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 रब। हमने एथिकल हैकिंग की डेफिनेशन पढ़ ली और मैंने आपको बता भी दिया कि क्या होती है, ठीक है। अब इसका गोल्डन रूल क्या होता है, अगर तुम लोगों ने गोल्डन रूल ये होता है कि ऑथराइजेशन होती है ना, जो ऑथराइजेशन होती है प्लस डिफाइंड स्कोप प्लस रिस्पॉन्सिबल टेस्टिंग इक्वल टू एथिकल हैकिंग। इन तीनों को मिलाकर जो है उसका मिश्रण बनता है एथिकल हैकिंग। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये है एथिकल हैकिंग। ऑथराइजेशन मतलब गवर्नमेंट परमिशन के अंडर, वो डिफाइंड स्कोप के अंदर, कोई बाउंड्री से बाहर नहीं, अंदर रहकर ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी अटैक नहीं करके, और बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीकनेस होती है उसकी वल्नरेबिलिटी, उसकी वीकनेस को निकाल कर उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं रिस्पॉन्सिबल टेस्टिंग के ज़रिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ज़रिए, कि किस तरह कौन सा टूल लगा कर उसको और इम्प्रूव करा जा सकता है उस एप्लीकेशन को, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड एथिकल हैकिंग। मैंने आपको एक डायग्राम से समझा दिया इसको। So let's move on to the next topic। तो उसकी मेथोडोलॉजी क्या है? मैं तुम्हें सारा कुछ बताता हूँ। एथिकल, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, यही होगा बट इसमें हो जाएगी मेथड। इसका पूरा जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, मेथड क्या है, मेथडोलॉजी, ठीक है। लॉजिकली क्या मेथड है इसका, जो ऑथराइजेशन, फ्लो चार्ट समझो, स्कोप, फिर रिकॉनेसेंस। अब मैं तुम्हें इन सारों के बारे में बताऊंगा। फिर तो बस स्कैनिंग करते हैं, पोर्ट स्कैनिंग जो होती है, उसके बाद वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होती है, वीकनेस को एनालिसिस किया जाता है, फिर कंट्रोल्ड टेस्टिंग होती है, टेस्ट अंडर कंट्रोल्ड होती है, उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है, उस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं, फिर रेमेडिएशन करते हैं, रीमेडिएशन, उसके बाद दोबारा से रीटेस्टिंग होती है। तो इसे कहते हैं इसकी मेथोडोलॉजी के। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि होता है क्या। एक एक पॉइंट ऑथराइजेशन से स्टार्ट करते हैं, उसको नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 लिस्ट में है, ठीक है। एक एक करके तुम्हें समझाता हूँ कि क्या है टेस्टिंग क्यों करनी पड़ती है ना, तो तुम लोग समझो कि कैसे होता है। फ्लो डायग्राम में मैंने बताया कि ऑथराइजेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑथराइजेशन क्या होती है। टेस्टिंग से पहले परमिशन, उसे कहते हैं ऑथराइजेशन, ठीक है। ऐसे करेंगे रब, समझ लिया। स्कोप क्या होता है, दूसरे नंबर पे जो था,
क्या टेस्ट करना है और क्या नहीं करना है। जैसे एग्जांपल क्या हुआ, क्या इस चीज़ को हमें चेक करना है, इस चीज़ का टेस्ट लेना है, इस चीज़ को, इस फाइल को चेक करना है, ये फाइल तो पूरी प्रिपेयर है, इसको क्यों करें, तो इसे नहीं करना है। ठीक है, ये है स्कोप। स्कोप का मतलब रिकॉग्निसेंस। व्हाट इज रिकॉग्निसेंस? नाम बहुत गंदा सा है, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ऑथराइज एनवायरनमेंट के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करना। जो ऑथराइज तुम्हारा एनवायरनमेंट है किसी सिस्टम का, उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, उसे कहते हैं रिकॉग्निसेंस। ठीक है, तो ये भी हो गया तुम्हारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग जो होती है। चौथा है स्कैनिंग। क्या होती है स्कैनिंग? सिस्टम पोर्ट्स और सर्विस आइडेंटिफाई करना। पोर्ट नंबर 43, पोर्ट नंबर 621, इसको आइडेंटिफाई करने को कहते हैं स्कैनिंग। चलो, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, कंट्रोल टेस्टिंग, रिपोर्टिंग, रेमिडिएशन, और आखिर में जो रीटेस्टिंग होती है उसके बाद दोबारा वेरीफाई करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ये हो गया हमारा ख़त्म मेथोडोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे एथिकल हैकिंग होगी हमारी। अब हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी में आईपी पोर्ट एंड सर्विस क्या होती है। आईपी पोर्ट एंड सर्विसेज क्या होते हैं? ये प्रीवियस नेटवर्किंग लेक्चर का डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। ठीक है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था ना नेटवर्किंग कनेक्शन, उससे डायरेक्ट कनेक्शन है इसका। अब क्या नेटवर्क कनेक्शन से जाता है, फ्लो डायग्राम में समझाता हूँ। नेटवर्क डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, आईपी एड्रेस, पोर्ट की स्कैनिंग, सर्विस कौन सी दे रहा है वो, एप्लीकेशन, उसकी अंदर की जितनी एप्लीकेशन होगी क्या है क्या नहीं है, और उसके अंदर का डेटा एप्लीकेशन के अंदर का, क्योंकि सारी एप्लीकेशन। ये है तुम्हारा पोर्ट का बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल, पोर्ट एंड सर्विसेज का फ्लो डायग्राम। तो आप लोग इसको देखो, फिर मैं उसको कर दूँगा गायब 10 सेकंड के बाद। अब हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, जब मैं आईपी के बारे में बताया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, अब पढ़ेंगे आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, IP address a logical address used for network communication. A logical address used for network communication. लॉजिकल एड्रेस यूज्ड फॉर नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है कि वेयर कहाँ है। आईपी एड्रेस नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइस इंटरफेस को एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है। साइबर सिक्योरिटी में आईपी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफन नेटवर्क कम्युनिकेशन को कंसिडर करता है। आईपी एड्रेस क्या है, मतलब एवं नेटवर्क कम्युनिकेशन में डिवाइस को एड्रेस करने के लिए यूज़ होता है, किसी भी डिवाइस को। मोबाइल, तुम्हें उस दिन तो बताया था, लैपटॉप, कोई भी डिवाइस
हर एक का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, एड्रेस होता है, उसको एड्रेस करने के लिए किसका यूज़ होता है? आईपी एड्रेस का। ठीक है, हो गया। बस फर्दर अब हम पढ़ेंगे पोर्ट क्या होता है। पोर्ट आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ लिया, पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। पोर्ट क्या है? ये लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट एसोसिएटेड विद नेटवर्क सर्विसेज, एसोसिएटेड विद नेटवर्क सर्विसेज कि विच सर्विस। ठीक है, पोर्ट को सिंपल एग्जांपल से समझो। आईपी बिल्डिंग का एड्रेस है और पोर्ट बिल्डिंग के अंदर स्पेसिफिक सर्विस का एंट्री पॉइंट जैसा कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे मैंने दोबारा बताया था, एक बिल्डिंग है, उसके अंदर दरवाज़ा है और दरवाजे के अंदर रूम है, तो पोर्ट बेसिकली उस बिल्डिंग के अंदर का दरवाज़ा है। ठीक है, तो अब हम सर्विस को समझते हैं। जो हमने सर्विस करा, सर्विस क्या होती है, अब हम सर्विस के बारे में समझेंगे। पोर्ट के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है। कटाना की तरह काम करता है पेन। अब हम पढ़ेंगे सर्विस। पेन कहाँ गया मेरा? ये सर्विस। जो तुम सिम वगैरह को सर्विस कराते हो, अपनी रिचार्ज करवाते हो, वो भी तो सर्विस ही है ना। तो ये वाली सर्विस बताता हूँ मैं क्या होती है। ये होती है इन नेटवर्क एक्सेसिबल फंक्शन प्रोवाइड बाय एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोसेस। इन नेटवर्क एक्सेसिबल फंक्शन प्रोवाइड बाय एप्लीकेशन और सिस्टम प्रोसेस। एग्जाम्पल, एक आईपी है 192.168.1.0, जिसमें 80 है ना, 80 कोलोन के बाद वो पोर्ट है, और ये आईपी है, तो इसे कहते हैं सर्विस। आईपी क्या कहता है? वेयर। पोर्ट क्या कहता है? विच सर्विस, कौन सी सर्विस। पोर्ट क्या कहता है? कौन सी सर्विस है। 80 वाला पोर्ट कौन सी सर्विस पे चल रहा है। 80 पोर्ट, समझ आई। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल उस चीज़ का, डिवाइस का एड्रेस, और ये कौन सी सर्विस पे चल रहा है, समझ आई। तो ये है, ये नोट कर लो 10 सेकंड में, फिर मैं पूरा रब करके अब तुम्हें पढ़ाता हूँ प्रैक्टिकल। सारा कमांड जी वगैरह पढ़ाऊँगा, फिर हम एंड क्लास करेंगे। तो क्या मैं आज जल्दी थक गया। उस दिन शायद थोड़ी कमी नहीं थी, लंच इतनी हो गई, ज़्यादा नहीं थी, और दिन में तो बस। कर लिए तुम लोगों ने नोट? तो अब मैं इसको करता हूँ लॉग। मीना डिका
हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे इसका, सेफ प्रैक्टिकल। नेटवर्किंग प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, कैसे करते हैं नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन, वर्किंग कॉन्फ़िगरेशन। कमांड IP कॉन्फ़िग, कमांड आएगा IP कॉन्फ़िग होगी, ठीक है। तो IP कॉन्फ़िग क्या होता है कि बेसिकली वो हमारी कमांड होती है और नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करती है, नेटवर्क को कॉन्फ़िगरेशन होती है, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर उस पर IPv4 एड्रेस को असाइन होता है, सबनेट मास्क, उसका सबनेट मास्क क्या होता है 255,000 करके आता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS, ये सारा IP कॉन्फ़िग के अंदर आता है। इस कमांड से हम अपने कंप्यूटर की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारे लोकल मशीन के नेटवर्क सेटअप को रिप्रेजेंट करती है। क्या करती है, इस कमांड से हम अपने कंप्यूटर के नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन को देख सकते हैं। यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमारे लोकल मशीन के नेटवर्क सेटअप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेटवर्क सेटअप कैसा हमारा, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1। और हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 आएगा, इसको रब करें। IP कॉन्फ़िग लिख दिया था। IP कॉन्फ़िग के बाद आएगी हमारी दूसरी कमांड, आएगी पिंग कमांड होती है 127.0.0.1 हमने ले लिया, पिंग कर लिया इसको। तो अब पिंग क्या होगा, लूप बैक कहते हैं इसे, लूप बैक होता है ना। लूप क्या होता है, एक ही चीज़ के अंदर गोल गोल घूमते रहना, उसको लूप कहते हैं। और लूप बैक मतलब लूप के अंदर वापस जा रहा है वो बार बार। तो क्या है ये, बेसिकली लूप बैक है। जो इसका पिंग करा हमने, इसने लूप बैक किया तो लोकल मशीन पे जाके हिट हुआ। तो ये क्या है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। 127 जो लूप बैक एड्रेस है, इस प्रैक्टिकल में हम एक्सटर्नल सिस्टम को टारगेट नहीं कर रहे, हम अपनी लोकल मशीन के नेटवर्क स्टैक को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब बेसिकली पिंग करने का, इसमें लूप बैक, ठीक है। अब हम इन दोनों कमांडों को हटा देंगे। अब प्रैक्टिकल नंबर 3 बताता हूँ मैं तुम्हें। फ़ोन में करा रहा हूँ, वरना लैपटॉप पे करा रहा होता तो बताता मैं कैसे। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। प्रैक्टिकल नंबर 3, NS लुकअप कमांड। NS लुकअप 3 कमांड। NS लुक क्या लिख दिया, NS लुकअप, ठीक है। google.com ले लेते हैं, google.com। इसने क्या किया, डोमेन का जो नेम है, डोमेन नेम उसको किया DNS पे फैच, और उसने किया उसको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकाल दी, यानी गूगल का IP एड्रेस निकाल दिया इसने। NS लुकअप ने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन निकाल दी, यानी NS लुकअप डालकर कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम गूगल की जगह कुछ भी लिखते हैं, जैसे तुम्हारी किसी भी वेबसाइट का नाम amazon.com, google.com, और जिसमें भी .com लग रहा है, उसने DNS पे हिट किया और उसने उसका IP एड्रेस निकाल दिया। तो इस तरह हम किसी भी
वेबसाइट का डीएनएस क्या बेसिक काम डोमेन नेम को कोरस्पॉन्डिंग नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन से रिजोल्व करने में हेल्प करना होता है। इसलिए यूज़र को हर वेबसाइट का न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो अब हम फाइनल रिकैप करके इस वीडियो को एंड अप करते हैं जल्दी जल्दी। फाइनल रिकैप, साइबर सिक्योरिटी किया हमने, सिक्योरिटी, फिर हमने CIA ट्रेड पढ़ा, एसेट थ्रेट पढ़े, फिर हमने वल्नरेबिलिटी पढ़ी, वीकनेस, फिर हमने अटैक पढ़ा, फिर रिस्क पढ़ा, फिर एथिकल हैकिंग पढ़ी। ऑथराइज्ड प्लस स्कोप पढ़ा, फिर हमने टेस्टिंग पढ़ी, रिपोर्ट किया कि किस तरह रिपोर्ट पढ़ते हैं और फिर उसको फिक्स करा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने सिक्योर सिस्टम के बारे में पढ़ा और बिल्कुल एंड में हमने कमांड्स पढ़ी। तो जो आज हमने साइबर सिक्योरिटी को फाउंडेशन को समझा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ हैकिंग टूल्स चलाना नहीं है। पहले हमें एसेट समझना है, फिर थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटी समझनी है, आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, फिर इसका एक्सेस करना है और फिर एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। एथिकल हैकिंग में ये प्रोसेस ऑथराइजेशन और डिफाइंड स्कोप के अंदर परफॉर्म होता है। और जो नेटवर्किंग हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी ना, आईपी पोर्ट और सर्विसेज, वो साइबर सिक्योरिटी के फाउंडेशन में डायरेक्टली काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पोर्ट सर्विस, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, बताओ 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 बताओ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बताओ क्या पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पोर्ट सर्विसेज, नेटवर्क स्कैनिंग वल्नरेबिलिटी, फिर सेफ लैब प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोर्ट्स और सर्विसेज को डिटेल में समझेंगे और फिर ऑथराइज्ड लैब एनवायरनमेंट में नेटवर्क स्कैनिंग कंसेप्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा लेक्चर यूँ ही समाप्त होता है। दिस एंड ऑफ आवर सेकंड लेक्चर।